एक ऐसी दुनिया जहाँ पर इंसानों की वैल्यू इतनी है जितनी मेरी मेरे घर पर। इसमें है हमारा एक ऐसा एमसी जिसे खुद की पावर्स के बारे में नहीं पता और उसके अंदर है। इसका 12,000 हॉर्स पावर, 12,000 एचपी का ये दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है। अगर वह अपनी पावर्स को दिखाने बाहर जाए तो सामने वाले की फाड़ के रख सकता है। ऐसी कुछ हमारी सीरीज होने वाले बिना देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है एक्सटाइल लैंड नाम की एक जगह को, जहाँ पर एक नॉर्मल सा बच्चा एक बिलबोर्ड के सामने खड़ा होकर उसे ही देख रहा होता है, जिस पर एक रियल लाइफ गेम का एडवर्टाइज होता है जिसका टाइटल होता है लिविंग डेड क्लब डेथ इज द होप। और इस गेम के रूल्स एकदम सिंपल हैं। 7 प्लेयर्स में से एक प्लेयर बचेगा, बाकी के सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, लिमिटेड टाइम रहेगा और जो प्लेयर सबसे लास्ट तक सरवाइव करेगा उसे मिलेंगे $3 मिलियन, जिसे देखने के बाद वह बच्चा यानी कि हमारा एमसी कहता है 3 मिलियन, 3 मिलियन मेरे लिए काफ़ी रहेंगे, इससे मैं उसके लिए वह चीज़ खरीद लाऊंगा। तभी वहाँ पर उसका एक और साथी आता है जो कि कहता है ओहे आखिरकार तुम किस चीज़ को देख रहे हो। एमसी भी उसे छुपाते हुए कहता नहीं नहीं कुछ नहीं है, लेकिन वह लड़का उससे हटते हुए देख लेता है उस चीज़ को और कहता है क्या लिविंग डेड क्लब डेथ इज द होप। आखिरकार कैसी बुलशिट चीज लिखी हुई है इस पर। आखिरकार कोई आदमी मर जाएगा तो उसके पास क्या ही होप रह जाएगी। कैसा बेकार का प्रोपेगेंडा है। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ यह उन सिल्वर बंदों का काम होगा जिन्होंने इसे बनाया है। वे लोग हमारी लाइफ्स को गेम की तरह ट्रीट करते हैं और हमारी लाइफ्स को कुछ मानते ही नहीं। वे तो हमें एक दूसरे को मारते हुए देखना चाहते हैं ताकि वे मजा उठा सकें। रुको, क्या तुम इसमें पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच रहे थे? हमारा एमसी नाम ऐसे रहलाता है। फिर वह बंदा कहता है तो चलो ठीक है, यह तो ठीक है, क्योंकि तुम्हें बड़ा करना मेरे लिए इतना आसान नहीं रहा था। एमसी कहता है बाय द वे क्या तुम्हें सप्लाईज मिल चुकी हैं? जहाँ पर वह बंदा कहता है हाँ क्यों नहीं, आज तो तुमको काफी बड़ी दावत मिलने वाली है। और वही हम देख सकते हैं उस बंदे का एक हाथ नकली होता है और उसने सप्लाईज को एक बेल्ट में लगा रखा होता है। एमसी भी काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन जब वह उसके हाथ की तरफ देखता है तो वह भी फिर से परेशान हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर उसका नकली हाथ लगा होता है उस जगह पर सड़ने लगी होती है उसकी खाल। और एमसी भी सोचता है अब मुझे डिले करने की और जरूरत नहीं है। एमसी को अपने हाथ की ओर घूरता हुआ देख वह भी अपने हाथ को छुपा लेता है और कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, अगर किसी और ने हमारी सप्लाईज को देख लिया तो हम काफ़ी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ठीक है तो चलो घर पर चलते हैं, जहाँ पर वह हमारे एमसी को घसीटते हुए वहाँ से ले जा रहा होता है। और वहाँ पर हम उसके चेहरे को देखकर बता सकते हैं कि इसने भी मन बना लिया है उस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं दो बंदों के बीच में हो रही होती है काफी जोर की लड़ाई। एक बूढ़ा बंदा कहता है नहीं ये मेरा है, इसे मुझे दो। दूसरा बंदा कहता है नहीं ये मेरा है, इसे मुझे दो। और वह उस ओल्ड मैन को दूर हटा देता है। वह कहता है हे ओल्ड मैन, तुम्हारे दांत भी झड़ गए हैं, आखिरकार तुम इसका क्या करोगे? तुम तो चबा भी नहीं पाओगे इस खाने को। अब तो तुम्हारी टपकने की उम्र भी हो गई है, तो फिर हमारी इन सप्लाईज को क्यों वेस्ट कर रहे हो? और ऐसा कहकर वह उस बूढ़े आदमी की सप्लाईज यानी कि खाने पानी को ले जाता है और बेचारा ओल्ड मैन पीछे से चिल्लाता रह जाता है। हम देखते हैं उस बंदे ने ऐसे ही ऐसा कर करके काफी सारे लोगों की सप्लाईज को ले लिया होता है। जहाँ पर हमारा एमसी कहता है ब्रायंट मुझे तो ये रोड भी सेफ नहीं लग रहा है, हमें दूसरे रास्ते से चलना चाहिए। ब्रायंट कहता है रुको जरा, और वह उस दुखी ओल्ड मैन की तरफ देखता है, जहाँ पर हमारा एमसी उसी की तरफ देखते हुए कहता है रुको क्या तुम फिर से यही करने वाले हो? और वह इधर उधर देखता है और अपने सप्लाई वाले बक्से को उस बूढ़े आदमी की तरफ फेंक देता है और कहता है जल्दी से इसे लो और अपने घर जाओ, इधर उधर मत घूमना। और वह बूढ़ा आदमी उस बक्से को लेकर वहां से भागने लगता है और कहता है ये मेरा खाना है, ये मेरा खाना है। एक्सटाइल लैंड यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं और जो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और वे दोनों भी वहां से जाने लगते हैं। तभी हम एक उसी ओल्ड मैन को देखते हैं और जो एक वेयर हाउस में आया होता है, जहाँ पर पहले से ही कुछ लोग होते हैं जो कि उसी ओल्ड मैन की तरफ देखते हैं, उसके सप्लाई बॉक्स की तरफ। तो भाई जब बात आती है सर्वाइवल की तो उसके सामने दया काइंडनेस ऐसी कोई चीज आती ही नहीं, रह जाती हैं सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, जिसके अकॉर्डिंग सभी को खाना चाहिए होता है। और अच्छे काम जैसी कोई भी चीज एक्सटाइल लैंड में तो एग्जिस्ट भी नहीं करती। बेसिकली उस बुड्ढे से उसका खाना भी लूट लेते हैं ये लोग भी। एमसी कहता है ब्रायंट तुमने ये क्या किया, तुमने अपना खाना उसे दे दिया? ब्रायंट कहता है नहीं, हमने दोनों के खाने में से आधा आधा दिया है। एमसी कहता है नहीं, तुम तो इस हंग्री सिटी के एक हीरो हो, मेरा बेस्ट फ्रेंड ब्रायंट एक हीरो है। ब्रायंट भी कहता है अरे अब फिर से ऐसा मत करने लगो। और एमसी कहता है
हम दोनों जो कि यहाँ पर रहते हैं हमें अबेंडन कर दिया गया है गॉड की तरफ से, जहाँ पर हम हमारे एमसी को देखते हैं जो कि अपने सप्लाईज को गिन रहा होता है और वह कहता है ब्रायंट, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे गवर्नड एरिया की तरफ जाना चाहिए, जिस वजह से तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना एक नया हाथ लगवा सकते हो, नकली हाथ, और वहाँ जाकर एक प्रवासी मजदूर की तरह रह सकते हो। वैसे इससे कम ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन हे क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो ब्रायंट? क्या ये इतनी जल्दी सो भी गया? हम देखते हैं ब्रायंट तो पहले ही सो चुका होता है। हमारा एमसी आकर उसे चादर उड़ा देता है और उसी के बगल में रखा होता है उसका नकली हाथ, जिसे हमारा एमसी देखता है और उस पर एरर लिखा आ रहा होता है। उस नकली हाथ को देखने के बाद वह याद करता है अपने पास्ट की बातें को, जहाँ पर ये जब बच्चे होते हैं तो ब्रायंट कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ सप्लाईज लेने, लेकिन हमारा एमसी उसे आने से मना कर देता है और कहता है थोड़ी देर तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ सप्लाईज को, तो मेरा यहीं पर इंतजार करना। ब्रायंट भी उसकी बात को मान जाता है, वहीं पर खड़ा रह जाता है। लेकिन जैसे ही हमारा एमसी वहां से जाता है अचानक से कोई तो आता है जो कि उसके मुंह पर हाथ रख के ब्रायंट को उस जगह से ले जाता है। एमसी खुश होकर वहां पर जब आता है और कहता है ब्रायंट देखो मैं आ गया, तो वह देखता है ब्रायंट तो वहां पर होता ही नहीं है और उससे आवाजें आ रही होती है किसी चीज के चबाने की। कोई बंदा किसी चीज को काफी जोरों जोरों से चबा रहा होता है। वह उस आवाज का पीछा करते हुए जब उस गली के अंदर जाता है और कहता है ब्रायंट, तो वह अपने सामने के मंजर को देखने के बाद एकदम घबरा जाता है। ब्रायंट वहां काफी खराब हालत में पड़ा होता है। वह कहता मून मुझे बचाओ। हमारा एमसी देखता है उस बंदे ने हमारे ब्रायंट के हाथ को चबा लिया होता है। लिटरली जिंदा इंसान को खाने के लिए तैयार होता है। वह बंदा भी हंसते हुए कहता है हे क्या तुम इसके हाथ को टेस्ट करना चाहोगे? यह सीन इतना खौफनाक होता है जिसने हमारे एमसी को भी ट्रॉमा दे दिया होता है, काफी खतरनाक वाला, और जिसका गिल्ट हमारे एमसी को आज तक है। वह अभी भी सोचता है अगर मैं उस टाइम ब्रायंट को छोड़कर नहीं जाता तो उसका यह हाल होता ही नहीं और सारी चीजें आज भी एकदम अलग होती। और वह वहीं पर शांत बैठ जाता है और कहता है ब्रायंट मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही तुम्हारा एक नया हाथ लेके आऊंगा। और वह वहां से जाने लगता है और मन में भी सोच रहा होता है इससे पहले कि सुबह हो मैं वहां पर जाऊंगा और वहां से जल्दी आ जाऊंगा। और ऐसा कहकर वह शटर को बंद करके वहां से चला जाता है। इस वर्ल्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हेवनली सिटी, दूसरा आता है गवर्नड एरिया और तीसरा एक्सटाइल लैंड, जहाँ पर सबसे बेकार बंदे रहते हैं। इस दुनिया में जो लड़का या लड़की 8 साल की उम्र का हो जाता है उसके पावर्स को मेजर किया जाता है मशीन्स के द्वारा और उनके पावर लेवल्स के अकॉर्डिंग उनके गलों में रिंग्स पहनाई जाती हैं जिनमें उनकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन और उनके पावर लेवल्स की सारी जानकारी होती है। रिंग्स के कलर लोगों को 5 लेवल्स में डिवाइड करते हैं जो कि इस तरह हैं। सबसे ऊपर लेवल पर माना जाता है गोल्ड कलर जो कि सबसे ऊपर का लेवल है, सुपर लेवल। गोल्ड से नीचे आते हैं सिल्वर कलर वाले लोग जिनको एडवांस लेवल भी माना जाता है। फिर आते हैं मीडियम वाले लोग जिनकी कॉलर का कलर ब्रोंज होता है। वहीं दूसरी ओर मीडियम से जो लो लेवल के होते हैं उनके रिंग का कलर ग्रे होता है। और इन सभी में सबसे बेकार जिनके रिंग का कलर ब्लैक होता है उन्हें सबसे बेकार माना जाता है। और इस लेवल को इविल लेवल भी कहा जाता है, जहाँ पर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग उस अरीना में बंदों को ले जाने के लिए उनकी चेकिंग कर रहे होते हैं। तभी चेकिंग में हमारी एमसी की भी बारी आती है। एक बंदा अपनी मशीन से उसकी रिंग को चेक करने लगता है, लेकिन वह देखता है मशीन में बीप बीप की आवाज़ आने लगती है और हमारे एमसी के लेवल को एरर दिखाया जा रहा होता है। वह बंदा भी कहता है क्या एरर अलर्ट, ये क्या है? एमसी भी कहता है अरे चिंता की बात नहीं है, ये हमेशा आता रहता है। जब भी मैं सप्लाईज लेने जाता हूँ और मेरी चेकिंग होती है तभी यही आता है। दूसरा बंदा भी कहता है क्यों ये ऐसा होता रहता है अक्सर? मुझे नहीं पता, वैसे भी ये मैटर नहीं करता है यहाँ पर, लेकिन यह अच्छा रहेगा अगर हम गवर्नड एरिया में जाने से पहले इसकी अच्छे से जांच कर लें। तो दूसरा भी कहता है हाँ इसे दोबारा से चेक करो। फिर वे हमारी एमसी की रिंग को दोबारा से स्कैन करने लगते हैं, लेकिन रिजल्ट्स वही सेम होते हैं। जहाँ पर हमारे एमसी की चेकिंग में टाइम लग रहा होता है तो पीछे से एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है हे लड़के, तुम्हारे पीछे भी कुछ लड़के हैं तो इन्हें आगे जाने दो, तुम आगे क्यों खड़े हो? लेकिन हमारा एमसी उसे सीधा ही इग्नोर कर देता है। लेकिन वह बंदा काफी बदतमीज होता है जो कि सीधे ही हमारे एमसी के पीछे से थप्पड़ मार देता है और कहता है हे भैरे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझे सुन क्यों नहीं रही? जहाँ पर साइड में कुछ बंदे और बैठे होते हैं जो कहते हैं आखिरकार ये चल क्या रहा है। हमारा एमसी भी काफी कोल्ड अंदाज में पीछे मुड़ के देखता है, जहाँ पर वह पीली शर्ट वाला लड़का कहता है हे बास्टर्ड, आखिरकार तुम मेरी तरफ ऐसा चेहरा बनाकर क्यों देख रहे हो? जहाँ पर हमारा एमसी इसे फिर से इग्नोर करते हुए कहता है हे प्लीज क्या आप मुझे फिर से स्कैन कर सकते हैं?
मुझे भी इसमें पार्ट लेना। तभी हमारा एमसी कुछ नोटिस करता है, जहाँ पर वह बंदा हमारे एमसी पर फिर से किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा एमसी उसके आने वाले किक को डॉज कर लेता है, जिससे बेचारे लड़के की तो टांगे ही चौड़ जाती हैं और पीछे खड़े बंदे तो उस पर हंस भी रहे होते हैं। चेकिंग वाले बंदे भी इस सीन को देखते हैं और वे कहते हैं हाँ, फाइटिंग में इतना बुरा भी नहीं है, हाँ ऐसे ले जा सकते हैं। फुटपाथ पर बैठे हुए बंदों में से एक बंदा हमारे एमसी को घूर कर देखता है। वह छपरी लौंडा तो हमारे एमसी पे चिल्लाने लगता है और कहता है बास्टर्ड, देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करने लग रहे हो। और वह अपने पीछे से एक नाइफ को निकाल लेता है हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए, लेकिन इससे पहले वह कुछ कर भी पाता हमारा एमसी पहले ही बस में चढ़ जाता है। वह बंदा भी हमारे एमसी के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन चेकिंग वाले बंदे उसे पकड़ लेते हैं और जाने नहीं देते और उस छपरी से कहते हैं हे लड़के, इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ज्यादा देर नहीं होगी, तुम गेम में जाकर उसे वहां पर खत्म कर सकते हो। जिस सीन को देखने के बाद वह भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जहाँ पर फुटपाथ में बैठे हुए बंदों के पीछे एक बंदा खड़ा होता है जो कि कहता है हमारे एमसी की तरफ देखते हुए, क्या ये चेकिंग वाले बंदे सच में पागल हो चुके हैं या अंधे हो चुके हैं? आखिरकार उन्होंने उस कमजोर से देखने वाले पतले से बंदर को वहां पर बैठा दिया है, लेकिन मुझे वहां से निकाल दिया। मैं तो उससे हर रास्ते से एकदम बढ़िया हूँ। तभी दूसरा बंदा कहता है अरे भाई, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, ये गेम्स को और ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया जाता है। अगर गेम में कमज़ोर और स्ट्रॉन्ग दोनों तरह के लड़के होंगे तो यह और भी ज़्यादा मज़ेदार देखने में लगेगा। और वैसे भी इन गेम्स में हैंडसम लड़कों की कोई भी जगह नहीं होती, उनकी तो काफ़ी खतरनाक अंत होता है। गेम में जाकर यह भी काफी खतरनाक तरीके से पिटने वाला है, मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा इसे पिटते हुए देखने के लिए। तभी उनके बीच में बैठा हुआ वही बंदा जिसके लंबे बाल होते हैं वह कहता है सिर्फ तुम्हारे जैसे मूर्ख लोगों की वजह से, जिन लोगों के पास पावर्स नहीं होती उन्हें इविल लेवल का दर्जा दे दिया जाता है और उन्हें ट्रेस की तरह समझा जाता है। तुम्हें तो अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए कि तुम्हें इस गेम में नहीं चुना गया, जिस वजह से तुम और देर तक जिंदा रह सकते हो। तभी वे उसके पीछे बैठे बंदे चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं हे बास्टर्ड, आखिर तुम कहने की क्या कोशिश कर रहे हो? तुम भी हम में से तो एक ही हो जिसे उनमें से निकाल दिया गया है, आखिर तुम ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? जहाँ पर वह बंदा जाते हुए कहता है अरे भाइयों, मैं तो यहाँ पर सिर्फ स्मोकिंग के लिए आया था। पीछे खड़े बंदे भी कहते हैं हे आखिरकार तुम वहां आगे क्यों जा रहे हो, तुम तो निकाल दिए गए हो ना शायद से। तो दूसरा कहता है रुको, ये मुझे थोड़ा फेमिलियर सा लग रहा है। जहां पर वह लंबे बालों वाला बंदा कहता है लगता है तुम्हें अभी मेरा पता नहीं है, देखने से ऐसा लगता है कि मैंने अभी ज्यादा गेम्स को जीतना नहीं है, जिस वजह से मैं इतना फेमस नहीं हुआ। तो आखिरकार इसके बारे में क्या? जहाँ पर वह अपने चेहरे से अपने बालों को हटाते हुए अपने एक खतरनाक से पोज में आ जाता है, जिसे देखने के बाद तो वे बंदे भी काफी शौक हो जाते हैं। वे चिल्लाते हुए कहते हैं क्या यह तो नील है जिसने एक कंटिन्यूस रिकॉर्ड बनाया है गेम्स को जीतने का उस लिविंग डेड क्लब में। नेल हंसन जिसकी उम्र 40 वर्ष है। जहाँ पर चेकिंग वाले बंदे भी कहते हैं नेल, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए और बस में जाकर बैठ जाओ, तुम फिर से बस को छोड़ने वाले हो क्या? नेल भी कहता है अरे अरे ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जहाँ पर वह नेल नाम का बंदा भी बस के अंदर आ जाता है और कहता है अपने सर्वाइवल को अभी के लिए एंजॉय कर लो, क्योंकि यह बस तुम्हें तुम्हारे अंत तक ले जाएगी और कोई भी इससे स्केप नहीं कर सकता। फिर हमें गवर्नड एरिया में एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई लाइब्रेरी होती है सिस्टम वाली, जहाँ पर कोई बंदा तेजी में कीबोर्ड के बटन्स को दबाए जा रहा होता है और किसी चीज को तो सर्च कर रहा होता है अपने कंप्यूटर में, और वह किसी को देख कर कहता है ये आंखें सच में उसकी तरह ही दिखती हैं। चाइल्ड ऑफ गॉड, क्या यह तुम हो? और भाई हम देखते हैं वह हमारे एमसी की प्रोफाइल को उस कंप्यूटर में देख रहा होता है, जहाँ पर हम हमारे एमसी को देखते हैं जो कि बस में अभी बैठा होता है और सोच रहा होता है बोर होने से पहले जितना जल्दी हो सके मैं वापस आ जाऊंगा तो ब्रायंट इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करेगा। और क्या वह गुस्सा करेगा? और हमारा एमसी इमेजिन करने लगता है ब्रायंट को, जो कि एक काफी बड़ा मुक्तल लेकर खड़ा है हमारे एमसी को पूरी तरीके से पीटने के लिए। एमसी सोचता है शायद से मेरी काफी तगड़ी पिटाई होने वाली है, मैं तो उसे डॉज भी नहीं कर सकता। तभी एमसी अचानक से नोटिस करता है ग्लास में रिफ्लेक्शन को, जिसमें कोई बंदा हमारे एमसी पर अटैक करने की कोशिश करता है, वो भी अपने नाइफ के साथ। तभी हमारा एमसी एक बटन को प्रेस करता है जिससे उसकी सीट पीछे झुक जाती है और अपने पाँव से उसके बंदे के हाथ पर अटैक करता है, जिससे उस छपरी बंदे का जो नाइफ होता है वह छत की जाकर लग जाता है। उस बस में बैठे सारे पैसेंजर उनकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं क्या क्या वे फाइट करने वाले हैं? नेल भी उनकी तरफ देख रहा होता है। छपरी बंदा भी कहता है यह तुमने काफी अच्छा काम किया, यह काफी ज्यादा बोरिंग हो जाता अगर तुम मेरे साथ फाइट बैक नहीं करते तो। चलो मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखा देता हूँ गेम चालू होने से पहले। एमसी भी कहता है उप्स, मैं इसके साथ ज्यादा एनर्जी को वेस्ट नहीं कर सकता, गेम चालू होने से पहले तो वैसे भी नहीं, मुझे जल्दी करनी होगी, नहीं तो मैं गेम में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा।
लेकिन रुको, अगर मैंने यहाँ पर फाइट की तो मेरी स्किल्स इन सभी के सामने रिवील हो जाएंगी और मैं उन सभी का टारगेट बन जाऊंगा। तेरी की, मैं तो काफी बुरी सिचुएशन में फंस चुका हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? आखिर मुझे क्या कर तभी अचानक से वहां पर नेल आ जाता है जो रख के पंच मारता है उस बंदे के मुंह पर और उसे बेहोश करने के बाद उसे पकड़कर अपनी गोदी में बैठा लेता है। एमसी भी चौंक जाता है, आखिरकार ये कहाँ से आया। ड्राइवर भी कहता है तुमने काफी अच्छा काम किया नेल, जब तक हम डेस्टिनेशन पर ना पहुंच जाए इन्हें ऐसे ही शांत करके रखो। नेल भी कहता है अरे चिंता की बात नहीं है, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, ये वहां पर पहुंचने से पहले तो कैसे भी नहीं जगने वाला। एमसी भी सोचता है क्या उसने सिर्फ एक पंच में उसे नॉकआउट कर दिया, ये तो सच में काफी खतरनाक बंदा है। थैंक यू। और वहीं वह सोच रहा होता है मेरे पास कोई भी चांस नहीं है इसके अगेंस्ट जीतने का। क्या होगा अगर मेरी फाइट इस बंदे के साथ हो जाए उस गेम में? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेल भी कहता है तुम्हें अपने अपोनेंट का शुक्रिया ना करना चाहिए जो कि सच में काफी ज्यादा पागल था, लेकिन तुम काफी ज्यादा लकी हो कि तुम मुझे गेम में आज नहीं देखने वाले, कम से कम आज की रात के गेम में तो बिल्कुल भी नहीं। तभी हमारा एमसी उसे कुछ बताने लगता है और वह चाकू के बारे में बता रहा होता है जो कि सीधा छत से टपक कर उसी की टाइट पर गिरता है, जहां पर हम देखते हैं वे सारे लोग गवर्नड एरिया में पहुंच चुके होते हैं। एक काफी बड़ी केव से गुजरने के बाद फाइनली वे गवर्नड एरिया यानी कि एक काफी बड़ी शानदार सी सिटी में पहुंच चुके होते हैं। एमसी भी वहां के नज़ारे को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाता है और सोचता है इस सिटी का जो दृश्य है वह सच में काफी ज्यादा ही मलूक है, काफी अच्छा है। यह तो एक्सटाइल लैंड से एकदम डिफरेंट है। क्या यह वही जगह है जहां पर अपर टैन रहते हैं, द गवर्नड एरिया, जहां पर उनकी बस एक अरीना के सामने आकर रुकती है, जहां पर वे सभी उस बस से उतर जाते हैं। नेल तो उस छपरी बंदे को अभी भी पीट रहा होता है और हमारा एमसी उस मूर्ति की तरफ देखता है जो कि लिटरली भाई सच में काफी ज्यादा ही डेंजरस लग रही होती है। यह सोलो लेवलिंग के आर्किटेक्चर वाली मूर्ति की सी वाइब देती है। फिर हमें देखा जाता है उस अरीना के अंदर का सीन जो कि काफी खतरनाक होता है। सारे लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं उस अरीना के सीन को। हमारा एमसी वहां से जाते हुए सारी चीजों को काफी ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी वह वहां पर कुछ देखता है जहां पर किसी टपके हुए बंदे को स्ट्रेचर पर लेटा कर ले जाया जा रहा होता है और वे बंदे हमारे एमसी के बगल से उन बंदों को ले जाते हैं और उन सभी को ले जाकर एक शटर के पास लाते हैं, जहां पर वह जैसे ही एक बटन को दबाता है वह शटर ऊपर हो जाता है यानी कि ओपन हो जाता है और उन सभी टपके हुए बंदे को उन अंधेरे कमरे में टपका दिया जाता है, मतलब घेर दिया जाता है और उनका काम खत्म। जो सीन हमारे एमसी के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक होता है। तभी हम एक काफी आलीशान से बंगलों का सीन देखते हैं जहाँ पर एक काफी बड़े से दरवाजे के पीछे से काफी सारी थंडर एनर्जी निकल रही होती है, जहाँ पर एक सिल्वर रिंग वाली मेड एक बंदे के सामने खड़ी होती है और उसे ग्रीट करते हुए कहती है मास्टर, प्रोफेसी वाला दिन आ चुका है, तो आपके अभी टाइम हो गया है निकलने का यहाँ से। और एक बंदा निकल कर आता है उस गेट के पीछे से। फिर उन सभी को प्रिपरेशन रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर वे सभी अपनी फाइटिंग की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जहाँ पर उस छपरी बंदे के पास होता है उसका नाइफ और भी काफी लोगों के पास उनके अलग अलग वेपन्स होते हैं जो कि अपनी वेपन्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। किसी के पास नकल्स, किसी के पास छड़ी, किसी के पास डंडा, काफी खतरनाक वाला। लेकिन बेचारा एमसी जिसके पास कुछ भी नहीं होता, ना ही कुछ वेपन ना ही कुछ और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर 7 प्लेयर होते हैं जिनमें से सभी को नहीं मिल पाते वेपन्स, सिर्फ 6 प्लेयर्स को ही वेपन मिल पाते हैं और वेपन्स कुछ इस हिसाब से मिलते हैं जहाँ पर ऑडियंस को वोटिंग की जाती है, जहाँ पर ऑडियंस को लगता है कि यह बंदा जीत सकता है तो उस पर वे वोट करते हैं और जिन टॉप 6 बंदों की वोटिंग सबसे ज़्यादा होती है, मतलब जो बंदे टॉप 6 में आते हैं उनको सबसे पहले वेपन चुनने के लिए दिया जाता है। लेकिन जो 7th यानी कि सबसे लास्ट सबसे कम रेटिंग वाला बंदा होता है उसे कोई भी वेपन नहीं दिया जाता और इस तरीके से हमारे एमसी के पास कोई भी वेपन नहीं है क्योंकि उसे सिर्फ 1.2 की रेटिंग मिली होती है। और एमसी भी सोचता है आखिरकार किसी को हमारे मेरे जैसे एक कमजोर से बिना किसी वेपन के साथ वाले बंदे की क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या ही परवाह होगी। कोई कैसे सोच भी कैसे सकता है कि मैं जीत भी सकता हूँ इस तरीके से। ज़्यादातर लोग सिर्फ हाई रेटिंग वाले बंदों पर ही फोकस करेंगे इस टाइम पर, जहाँ पर हमारे एमसी को नेल भी दिखता है, जहाँ पर हमारा एमसी नेल को देखते हुए कहता है यह बंदा सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे इसके पास रहना चाहिए या दूर रहना चाहिए पता नहीं, लेकिन अगर ये एक्सटाइल लैंड में रहने के लिए चाहे तो इसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत तो होगी नहीं। मैं सच में इससे काफी ज्यादा जेलस हूँ, लेकिन अभी मुझे अपने मैच पर फोकस करना चाहिए। तभी एक अजीब सा बंदा हमारे एमसी के काफी पास आते हुए कहता है हे क्या तुम नोएल को जानते हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ नंबर 4 वाले बंदे। और ये वही बंदा होता है जिसकी बर्निंग परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है और वह कहता है मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ क्या तुम नेल को जानते हो? हमारा एमसी भी मना कर देता है
वह बंदा कहता है अच्छा ऐसा है, तो आखिरकार नील ने तुम्हारी मदद क्यों की थी उस रास्ते में? मुझे उसे देखने पर ऐसा तो नहीं लगता कि वह इतना काइंड हार्टेड पर्सन होगा। हे लड़के, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी पावर्स को छुपा रहे हो? क्योंकि नील एक ऐसा बंदा है जो कि हमेशा पावरफुल लोगों के साथ ही दोस्ती करता है। एमसी भी कहता है अरे ऐसा तुम्हें कैसे देखने से लग सकता है, मेरे पास तो कोई वेपन भी नहीं है। माहौल को और ज्यादा इंटेंस बनाते हुए वह बंदा कहता है तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम झूठ ना बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें टपका दूंगा। जहां पर उस बंदे ने हमारे एमसी पर गन भी तान दी होती है चुपके से। तभी गेम चालू होने का साउंड सुनाई देता है और सारे लौंडे तैयार हो जाते हैं अपने गेम को खेलने के लिए। जहां पर उन्हें जाने से पहले एक जगह पर रोका जाता है और उन्हें बताया जाता है कि ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए तुम्हें यह डिवाइस पहनना होगा। जहां पर कुछ छोटी छोटी डिब्बियां सी होती हैं और बताया जाता है ये होती है मिनी बॉम्ब्स। नंबर 3 कहता है हे गाइस, तुम्हारे पास सच में काफी सारी ट्रिक्स हैं। पीछे खड़ा बंदा नंबर 1 कहता है, जो कि काफी ज्यादा घबराया भी हुआ होता है। अरे नहीं, इस पार्ट के बारे में तो बताया ही नहीं गया था, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? चेकिंग वाला बंदा भी कहता है अरे कुछ नहीं है, वैसे इसे स्पेशल गिफ्ट की तरह समझ सकते हो तुम। जहाँ पर सभी लोग उन मिनीचर बॉम्ब्स को कर ले जाने लगते हैं, जो कि उनकी कॉलर्स पर ही लगा होता है। सभी एक एक करके उस स्टेज पर जाने लगते हैं और पूरी ऑडियंस में काफी जोश का माहौल होता है। तभी कमेंट्री करने वाला बंदा कहता है इस पूरे गेम में सिर्फ एक ही सर्वाइवर बच सकता है, तो जितना हो सके उतने बंदों को तुम्हें मारना होगा जब तक कि काउंटडाउन खत्म ना हो जाए। और अगर तुमने दया दिखाने की कोशिश भी की तो तुम्हें यहाँ पर उड़ा दिया जाएगा उन्हीं मिनिएचर बॉम्ब्स के जरिए। फिर हमें प्रिपरेशन रूम में कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो कि इसी मैच को देख रहे होते हैं। जहाँ पर एक बंदा कहता है ए तुम्हें क्या लगता है आखिरकार इनमें कौन जीतेगा और कौन धूल चाटेगा सबसे पहले? तो दूसरा कहता है मुझे तो नंबर 4 पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वह बच्चा जिसके पास कोई वेपन भी नहीं है, आखिरकार वह इस गेम में टिक भी कैसे पाएगा? सच में नंबर 4 तो सच में काफी बेकार है, बेचारा नंबर 4। चलो कोई नहीं, मैं उस पर 10,000 की वेट लगाता हूँ। जहाँ पर सभी लोग एक्साइटमेंट के साथ उन्हें देखने लगते हैं, लेकिन तभी वे किसी चीज को देखकर एकदम से चौंक जाते हैं और कहते हैं ए रुको, ये थोड़ा वियर्ड है। नील भी उस सीन को देखकर खुश हो जाता है, जहाँ पर एक बंदा अपने बैट के साथ किसी पर अटैक करता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारे एमसी पर ही अटैक कर रहा होता है। लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज किया जा रहा होता है। वह बंदा भी सोचता है आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे है, वह इतने एफर्टलेसली मेरे अटैक्स को कैसे डॉज कर पा रहा है, यह काफी ज्यादा हो चुका है। जहाँ पर वह काफी गुस्से में आ जाता है और बिना रुके हमारे एमसी पर अटैक किया जाता है। एमसी भी कहता है यह सच में काफी ज्यादा स्लो है। वह बंदा एक और अटैक जहाँ पर हमारा एमसी उसके इस अटैक को काफ़ी आसानी से नीचे झुककर डॉज कर लेता है और सोचता है ये तो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, मैं इसे काफ़ी आसानी से बीट कर सकता हूँ कभी किसी भी टाइम। और हमारा एमसी मौका मिलते ही रख के पंच मारता है उस बंदे के मुंह पर, जिस पंच को करने के बाद उस एमसी के हाथ में भी दर्द होने लगता है। बंदे भी देखने वाले बंदे भी कहते हैं इस बच्चे के रिफ्लेक्स सच में काफ़ी अच्छे हैं, एकदम स्मूथ। जहाँ पर एमसी अपने हाथ को देखते हुए कहता है ये सच में काफी ज्यादा दर्द करता है, उसका हाथ तो सूज भी गया होता है सिर्फ एक पंच के साथ। और एमसी कहता है मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ को अनलीश नहीं कर सकता हूँ। जहाँ पर वह तगड़ा सा बंदा कहता है हे आखिरकार तुमने ये कैसा अटैक किया, मुझे तो बिल्कुल भी पेन फील ही नहीं हो रहा। एमसी भी कहता है ओह वो तुम्हारी स्किन सच में काफी ज्यादा मोटी है। जहाँ पर दूसरी तरफ से वह बंदा भी कहता है आखिरकार मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम सच में काफी परेशान करते हो मुझे। तभी उस बंदे के पीछे एक और बंदा आता है जो कि कहता है आखिरकार तुम किसे मारने वाले हो, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही छपरी बंदा होता है जिसने अपनी ब्लेड को रख दिया होता है उस बंदे के गले पर और उसका काम वहीं पर तमाम। इस सीन को देखकर तो एमसी भी सोचता है यह सच में काफी ज्यादा डेंजरस है। जहाँ पर वह छपरी बंदा कहता है तुमने कार में मुझे सच में काफी ज्यादा बेवकूफ बना दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें किसी और के हाथों से निपटने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे भी तो तुमसे अपना रिवेंज लेना है। यहाँ पर काउंट डाउन 10 पर पहुंच चुका होता है और नंबर 5 और नंबर 7 पहले ही टेक डाउन हो चुके होते हैं। जहाँ पर एक बंदा तो चिल्ला रहा होता है मुझे प्लीज यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ से आना चाहता हूँ बाहर, मुझे कोई भी बोनस चाहिए नहीं चाहिए, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, प्लीज दरवाजे को खोलो। जहाँ पर वह चेकिंग वाले बंदे उसी को देख रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा एक बटन को दबाता है, जिसे दबाने के साथ उस प्रिजनर यानी कि उस बंदे के गले पर जो रिंग पर एक मिनिएचर बॉम्ब लगा होता है वह बीप बीप करने लगता है और इसी के साथ होता है धमाका काफी खतरनाक था, जिसकी वजह से वह बंदा तो टपक जाता है। इस डरावने से सीन को देखने के बाद तो एक बंदे की तो मानसिक संतुलन ही हिल जाता है। वह कहता है क्यों? जहाँ पर नंबर 3 वाला बंदा भी किसी बंदे को टपका कर उसके ऊपर बैठा होता है और कहता है अरे नहीं, सभी लोग तो इन्हीं लोगों को देख रहे हैं, आखिरकार मेरे ऊपर तो कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। तभी वह एक बंदे की तरफ देखता है जो कि टपका हुआ पड़ा होता है। वह उसके पास है उस मिनिएचर बॉम्ब को ले लेता है।
फिर हमें हमारे एमसी और उस छपरी बंदे की फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी खतरनाक फाइट हो रही होती है। हमारा एमसी भी सोचता है सच में ये तो काफी ज्यादा फास्ट है और काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे नहीं लगा था ये इतना स्ट्रांग होगा। तो क्या यह बस में अपनी पावर्स को होल्ड बैक कर रहा था? अगर मैं इस अटैक्स को सिर्फ इसी तरीके से डोज करता रहूंगा तो ये मेरी एनर्जी को ही कंजप्शन करेगा और टाइम को डिले करता जाएगा। आखिर मुझे क्या करना चाहिए ब्रायंट? एक्सटाइल लैंड में सरवाइव करने के लिए ब्रायंट और मैंने कभी भी आराम करने की तो हिम्मत भी नहीं की, जहाँ पर इस टाइम भी ब्रायंट हमारे एमसी पर अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। ब्रायंट भी कहता है सच में तुम्हारी स्किल्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी हैं, पहले तो मैं तुम पर थोड़े बहुत पंचेस मार लेता था, लेकिन अब तो मैं तुम पर एक भी पंच लैंड भी नहीं कर पा रहा। जहाँ पर ब्रायंट कहता है मून, यानी कि मून हमारे एमसी का नाम है, वह कहता है मून तुम्हारे रिफ्लेक्स तो सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन जब तुम्हारी बात आती है फाइटिंग की तो तुम उसमें कुछ भी नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर अटैक्स के द्वारा ही हम किसी भी मैच को जीत सकते हैं। तो हमें आज जितना हो सके उतनी ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। जहाँ पर एमसी तो कह रहा होता है मुझे तो ब्रेक लेने की ज़रूरत है, मैं थक चुका हूँ। ब्रांड तो बिना उसकी बातों सुने सीधा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। एमसी कहता है अरे तुम सुन नहीं सकते क्या, मैं कह रहा हूँ मुझे ब्रेक लेने की ज़रूरत है। और एमसी कहता है मुझे कुछ बार ऐसा लगता है कि जैसे मेरी बॉडी एकदम कर्व्ड बॉडी हो। जहाँ पर एमसी कहता है ब्रायंट मैं अब थक चुका हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अब तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं की है इतनी सारी ट्रेनिंग करने के बाद भी। ब्रायंट भी कहता है ये थोड़ा अजीब है, तुम्हारी जो रिफ्लेक्स हैं वे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन तुम्हारी पावर ये तो बिल्कुल बढ़ी भी नहीं। अगर कोई बंदा तुमसे लड़ने भी आएगा तो तुम तो उसे मार भी नहीं पाओगे, वह मरेगा तो सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से या फिर किसी और चीज़ की वजह से। यह सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है मून। हे मून, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं हो रही? इसका ताल्लुक उस लड़की से हो जो कि तुम्हारे सपनों में रोज आती है और जिसके बारे में तुम रोज सपना देखते हो, एक लड़की जो कि डिवाइन रिंग के साथ आती है। हमारा एमसीयू कहता है आखिरकार यह तो सिर्फ एक सपना ही है, क्योंकि डिवाइन रिंग वाले पर्सन का मेरे साथ क्या ताल्लुक हो सकता है, क्योंकि मेरे पास तो ब्लैक रिंग है। ब्रायंट भी कहता है अरे इतना नाराज मत हो मून, अगर कोई बंदा तुम पर अटैक करने भी आएगा तो वह तुम पर अटैक तो कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो और तुम वहाँ से काफ़ी आसानी से निकल कर भाग सी सकते हो। एमसी भी कहता है तुम्हारा शुक्रिया मून मुझे कंफर्ट करने के लिए। जहाँ पर हमारा एमसी बताता है मैं हमेशा एक हाथ वाले मेरे ब्रायंट के पीछे छुपा रहता था और मैं अपने आप से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता था अपने आप को कमज़ोर महसूस करने पर। मुझे स्ट्रांग बनना होगा, मैं हमेशा ही इतना कमज़ोर नहीं रहना चाहता जो कि हमेशा दूसरों पर बर्डन बनकर रहे, और ऐसा नहीं होगा। ऐसा कहकर वह उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वह दूसरा बंदा भी हमारे एमसी की तरफ बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए। वह बंदा अपने नाइफ से हमारे एमसी पर अटैक करता है, लेकिन एमसी उसके हर हमले को नीचे होकर डॉज कर रहा होता है और सोचता है यह सच में काफी सारे मिस्टेक्स कर रहा है, मैं इस पर अटैक कर सकता हूँ। वह जैसे ही पंच मारने की ट्राई करता है वह बंदा हमारे एमसी के पंच को पकड़ लेता है और हंसते हुए कहता है आखिरकार इस पंच के साथ क्या गड़बड़ है, क्या तुम मुझ पर गुदगुदी करना चाहते हो? और ऐसा कहकर वह हमारे एमसी को दूर झटका देता है। जहाँ पर वह छपरी बंदा कहता है एक बेकार कछुआ हमेशा सिर्फ छुपना ही जानता है। और धीरे धीरे करके वह बंदा हमारे एमसी की तरफ आने लगता है काफी इविल से स्माइल करते हुए। जहाँ पर ऑडियंस में भी काफी कंफ्यूजन होती है, वे सोच रहे होते हैं आखिरकार ये मून क्या ये कमजोर है या पावरफुल है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि इसने कुछ ट्रिक से छुपा कर रखी हो इस पर अटैक करने के लिए? उसी फाइट सीन के बीच में हम किसी और जगह का सीन देखते हैं। हम सीन देखते हैं हमारे एमसी के उसी हाइड आउट का, जहाँ पर कोई तो आता है जो कि सीधा आकर नॉक नॉक करने लगता है गेट पर। जहाँ पर ब्रायंट भी जग जाता है और कहता है आखिरकार कौन है वह? मून, क्या यह तुम हो? और यह कोई बंदा होता है जिसका कलर होता है सिल्वर कलर। फिर से हम सीन देखते हैं उसी 3 नंबर वाले बंदे का, जिसने कोई चीज़ तो हमारे एमसी और उस बंदे के बीच में फेंकी होती है, जिस चीज़ को हमारा एमसी भी नोटिस कर लेता है। वह ड्रोन के पास किसी चीज़ को तो देखता है जो कि और कुछ नहीं बल्कि होता है वही मिनी बॉम्ब, जिसे देखने के बाद तो एमसी का जो घबरा जाता है और नंबर 3 बिना देर किए उस बॉम्ब पर अपनी बंदूक से अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी खतरनाक धमाका होता है। कमेंटेटर भी कहता है नंबर 3 तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि आखिरकार क्यों इसे सबसे ज़्यादा विनिंग परसेंटेज मिली थी। जहाँ पर हम देखते हैं उस छपरी बंदे की तो हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है, लेकिन हमारे एमसी ने टाइम रहते उस अटैक को डॉज कर लिया होता है। वह 3 नंबर भी सोच रहा होता है आखिरकार मैंने तो इसी पर एम करके अटैक किया था, लेकिन आखिरकार यह कैसे अवॉइड कर गया इस अटैक को? आखिरकार यह है तो है कौन? उस बॉम्ब का साउंड इतना खतरनाक होता है कि हमारे एमसी के भी कानों में दर्द हो चुका होता है। वह छपरी बंदा हमारे एमसी का पीछा छोड़कर उस 3 नंबर पर अटैक कर देता है और उस 3 नंबर की जो गन होती है वह हमारे एमसी के पास फिसलती हुई आ जाती है। उन दोनों की फाइट अभी भी काफी खतरनाक तरीके से चल रही होती है, लेकिन 3 नंबर उस
छपरी बंदे को अपने नीचे ले आता है और उसके चाकू को पकड़ लेता है। छपरी वाला बंदा भी कहता है जल्दी से गन को उठाओ और जल्दी से इसे शूट करो, तुम क्या कर रहे हो, मैं जानता हूँ, प्लीज मुझे बचाओ, मैं तुम्हें जीतने दूंगा वे सारे रुपए $3 मिलियन। लेकिन 3 नंबर उसे और कुछ नहीं कहने देता और उसका काम वहीं 25 कर देता है और वह बंदा भी टाइम पहुंच जाता है। 3 नंबर भी कहता है अरे नहीं, थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई। लेकिन अगली बारी तो बैंग, सीधा गोली आती है और उस बंदे की सीने को छल्ली कर जाती है और अगला शॉट पड़ता है उसके मत्थे पर और उसकी सारी बॉडी पर। यह वही पागल बंदा होता है जो कि शुरुआत में तो काफी ज्यादा डर रहा होता है, लेकिन इस टाइम पर वह बिना रुके सामने वाले को टपकाया जा रहा होता है। अरीना में बैठे हुए सभी लोगों का दिल मानो सहम सा जाता है उन्हें अब इस पूरे अरीना में सिर्फ 2 ही बंदे बचे होते हैं। तभी हम उस अरीना के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर कोई बंदा तो आता है और ये वही थंडर पावर वाला बंदा होता है जो कि हमारे एमसी को उस बड़ी से लाइव ब्रॉडकास्ट में देखते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है और कहता है ब्लैक रिंग तुम्हें मरना नहीं है। और ऐसा कहकर वह वहाँ के लाइट बल्ब्स को फोड़ने लगता है। पूरे शहर में जहाँ पर शांति भरा माहौल होता है वहाँ पर अचानक से उस बंदे की एनर्जी फैलने लगती है। अजीब सी तरीके से सारी लाइट बल्ब्स फूटने लगते हैं और पूरे शहर में मानो लाइट चली ही गई हो और ये सारा काम इकलौते उसी बंदे का होता है। जहाँ पर हमारा एमसी उस बाकी के बचे हुए बंदे से कहता है, तभी हमारा एमसी कहता है उस बंदे से, हे लड़के सुनो, मैं तुम्हें रुपयों को नहीं ले जाने दे सकता। तो वह बंदा भी कहता है, हे आखिरकार तुम कह क्या रहे हो, मेरे पास गन है और इस अरीना में हम सिर्फ 2 ही बंदे बचे हैं, आखिरकार बिना किसी वेपन के साथ तुम मुझे हराओगे कैसे, क्या उस फिस्ट के साथ। एमसी सोचता है चाहे मेरे पास विनिंग का कोई भी चांस ना बचा हो लेकिन फिर भी मैं गिव अप नहीं कर सकता। कमेंटेटर भी कहता है नंबर 4 स्ट्रगल कर रहा है। वह बंदा भी कहता है तुम्हारा गेम खत्म हुआ अच्छे, और ऐसा कहकर वह फायर कर देता है। हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि शांत होकर एक काफी गहरी सांस लेता है। वह बुलेट को अपनी तरफ आता हुआ फील कर पा रहा होता है और अचानक से उस बुलेट को टॉस कर लेता है। जिस सीन को देखने के बाद तो उस बंदे की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वह सोचता क्या बुलेट को टॉस कर दिया। वह बंदा भी कहता है क्या तुमने बुलेट को कैसे टॉस कर दिया, क्या तुम सच में एक ब्लैक रिंग वाले बंदे ही हो ना, यह इम्पॉसिबल है, हम सच में काफी लो लेवल के बंदे हैं, हमारे लिए ये करना एकदम इम्पॉसिबल है। एमसी भी धीरे से कहता है मुझे बेहोश होने का सा महसूस हो रहा है लेकिन मुझे होल्ड ऑन करना होगा। वह बंदा भी कहता है मर जाओ तुम, और उस चाकू के साथ हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जहाँ पर अटैक तो करता है लेकिन एमसी डॉज कर लेता है और रख के पंच मारता है उसकी टड्डी पर, और ऐसा करते हुए उसके हाथ से उसके नाइफ को घुसा लेता है और उसी के गले की तरफ पॉइंट आउट कर देता है। लेकिन तभी वह रुक जाता है और एक ही जगह पर खड़ा रह जाता है। उसे भी महसूस हो जाता है काफी बड़ी पावर का आना। वह सोचता है सच में काफी बड़ी पावर वेव यहाँ पर आ रही है। काउंटडाउन भी खत्म होने लगता है। बंदे भी सोचने लगते हैं आखिरकार ये बंदा अचानक से यहाँ पर रुक क्यों गया, एक जगह पर खड़ा क्यों रह गया, गेम तो आखिरकार एंड होने ही वाला है। लेकिन तभी वे देखते हैं वहाँ की भी लाइट चली जाती है। बंदे भी चिल्लाने लगते हैं। वे कहते हैं आखिरकार क्या हुआ, मैच इतने इंटरेस्टिंग था लेकिन रुक क्यों गया। नील भी कहता है नहीं ये कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है जो कि हुई है। तभी उस अंधेरे गलियारे के बीच से कोई तो आने लगता है जो कि और कोई नहीं बल्कि होता है वही बंदा। काउंटडाउन भी एक पर आकर रुक चुका होता है। वहाँ की भी लाइट चली जाती है अरीना की, और उन बंदों के गले पर जो बॉम्ब लगा होता है वह भी डिफ्यूज होकर अपने आप गिर जाता है। दूसरा बंदा भी कहता है हम बच गए, हम सच में बच गए। एमसी सोचता है अभी टाइम नहीं आया है, मुझे अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए, कोई तो हमारी तरफ आ रहा है। तभी चेकिंग वाला बंदा आता है और कहता है नंबर 1 और नंबर 4 अभी के लिए हमें थोड़ी बहुत दिक्कतों का फेस करना पड़ रहा है, जिस वजह से इस मैच को यहीं पर रोका जाता है। तुम जाकर लॉज में बाकी के ऑडियंस के साथ बैठ जाओ जब तक कि आगे के इंस्ट्रक्शंस ना आई। जहाँ पर वह बंदा उन दोनों को वहाँ से ले जा रहा होता है, नंबर 1 तो कह रहा होता है हे आखिरकार बताओ तो सही, आखिरकार कौन जीता इसमें, हमने मैच को सच में काफ़ी खतरनाक तरीके से खेला था, यहाँ तक कि मैं तो मरते मरते बचा था उसमें। अगर विनर डिसाइड नहीं हो रहा हो तो हम आपस में रुपयों को बांट भी सकते हैं 1.5 मिलियन। चेकिंग वाला बंदा बताता है अरे मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, हायर अप्स अपने आप डिसाइड करेंगे कि रुपयों को कैसे बांटना है। तभी हमारे एमसी को कुछ नोटिस होता है। वह अपने सामने देखता है एक बंदे को जो कि कहता है हे ब्लैक रिंग वाले बंदे, क्या तुम अब ठीक हो, क्या तुम अपने सर्वाइवर को थैंक्स भी नहीं बोलोगे। एमसी भी कहता है क्या इसने मुझे बचाया, लेकिन क्यों, और ऐसा कहकर वह वहीं पर गिर पड़ता है। वह बंदा भी कहता है ये तो सच में काफी ज्यादा वीक है। जहाँ पर एक बंदा सभी को इवैक्यूएट करा रहा होता है, लेकिन जब उसकी नज़र हमारे एमसी की तरफ जाती है जिसे एक बंदा ले जा रहा होता है, वह कहता है हे आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, जब तक कि यहाँ पर यह निर्णय नहीं हो जाता कि कौन जीता है तुम इस क्लब को छोड़कर नहीं जा सकते, ना ही इस कैंडिडेट को ले जा सकते हो। क्या तुमने सुना भी है, यह क्लब की प्रॉपर्टी है,
लेकिन वह एकदम चिल मोड में उस बंदे को दीवार में चिपका देता है और वहां से जाने लगता है। जहां पर एक बंदा नेल को देखता है जो कि किसी सोच में डूबा हुआ होता है। वह भी कहता है क्या आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो। नेल कहता है चीजें सच में बदलने लगी हैं। और वह मन में सोचता है क्या ऐसा हो सकता है कि वह बच्चा जिसके गले में ब्लैक रिंग है, क्या वह इस दुनिया को बचाने की या बदलने की चाबी हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में हम दोबारा से मिलेंगे। फिर हम उस अरीना के बाहर देखते हैं एक चमचमाती काफी खतरनाक सी कार को, जहाँ पर काफी सारे ठग लोग उसे ही देख रहे होते हैं। वे कहते हैं यह कार सच में काफी अच्छी है, यही हमारा अगली टारगेट होनी चाहिए। यह तो लेजेंडरी लैंड रोवर कार है। जहाँ पर वह बंदा हमारा एमसी दोनों उसी कार में बैठे होते हैं। वह बंदा कहता है यह तो छोटी मोटी चोट थी, फिर भी आखिरकार यह कितनी देर तक बेहोश रहने वाला है। और गुस्से में आकर अपनी पावर्स को इनलीज कर देता है और थंडर वाली, जिससे तो हमारे एमसी को झटका लगने से वह भी जग आता है। एमसी भी जगने के बाद काफी घबरा जाता है और कहता है क्या यह वही बंदा है जिसने पूरे क्लब को केलियोस में डाल दिया था। बंदा भी हमारे एमसी को देखकर कहता है क्या तुम जगह आए। एमसी कहता है आखिरकार तुम कौन हो और मुझे यहाँ पर क्यों लाए। एमसी भी सोचता है आखिरकार इसकी कैसी पावर है, मैं तो अपने हाथ पाँवों को भी नहीं हिला पा रहा हूँ इसके उस पावर की वजह से। क्या यह एडवांस लेवल या किसी हायर लेवल का है, लेकिन आखिरकार इस तरीके की कोई पावर मुझे क्यों बचा रही है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है इस दुनिया में ब्लैक रिंग वालों बंदों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। वे तो इस दुनिया में सिर्फ ट्रेस हैं। एमसी मन में सोचता है अभी मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें मुझे इससे पूछना है, लेकिन अभी मैं क्यूरियोसिटी में कुछ नहीं कर सकता। मुझे इस जैसी पावर से रिलेट नहीं होना चाहिए। जहाँ पर वह गाड़ी के दरवाजे को खोलकर वहाँ से जाने लगता है। वह बंदा कहता है मेरा नाम फ्रिटिज हूपर है, जिसके नाम को सुनने के बाद एमसी कहता है क्या हूपर, और मन में सोचता है यह तो टॉप फैमिलीज की रैंकिंग में नंबर 3 पर आती है ये वाली ऊपर फैमिली। तो इसका मतलब इसके गले के नीचे जो रिंग है वह बंदा कहता है हाँ तुम सही सोच रहे हो, मेरे गले के नीचे है गोल्डन रिंग। और लड़के तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश ना करो, क्योंकि अभी के लिए मैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल हूँ, तुम्हें ध्यान रखने के लिए, तुम्हारा और उसके देखभाल करने के लिए। तुम किड ऑफ गॉड। कहा जाता है इस दुनिया में गोल्ड सुपर लेवल से भी ऊपर एक रैंक होती है जिसे डिवाइन लेवल कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि डिवाइन लेवल का एक बंदा सुपर गोल्ड लेवल के 100 बंदों को भी अभी आसानी से हरा सकता है अकेला ही। और ये कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो कि गॉड के काफ़ी नज़दीक होते हैं। एमसी सोचता है द गॉड्स किड, मैंने इसका नाम कहीं सुना है और इसका रियल नेम है फ्रिटिज। कहता है चक हूपर, वे मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर हैं। हमारा एमसी मन में कैलकुलेशन बिठाने लगता है, सोचता है द गॉड्स किड है चक किड और चक किड फ्रिटिज का ग्रेट ग्रैंड फादर है, तो इसका मतलब है मैं इसका ग्रेट ग्रैंड फादर हूँ। फ्रिटिज उस पर एक टपली मारता है और कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। तुमने डिवाइन लेवल के बारे में जो भी बातें सुनी है वे सच नहीं है। 3 लोग, इस दुनिया में सिर्फ 3 ही ऐसे लोग हुए हैं जिन्हें डिवाइन लेवल की रिंग मिली है। पहले हैं चक, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, दूसरी है इजाबेला, एक इमोर्टल, और एक और बंदा था जो कि जैसे ही डिवाइन लेवल पर आया था वह तुरंत ही गायब हो गया, और तुम इजाबेला के बेटे हो। एमसी कहता है हे क्या तुम देख भी पा रहे हो, मैं इविल लेवल पर हूँ, तुम मुझसे जोक करना बंद करो, मैं गॉड का बेटा, ये तो एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं है, रुको। तो वह सपना, मेरे सपने में वह जो वुमेन आती थी, क्या वह मेरी माँ है। जहाँ वह फ्रिटिज कहता है हे लड़के, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे, लेकिन इन सब के आंसर्स मैं तुमको बाद में दूंगा। मेरी अभी की प्रायोरिटी है तुम्हें बचाना, क्योंकि तुम्हारी इमेज ब्रॉडकास्ट के जरिए पूरे गवर्नड एरिया में फैल चुकी है और हेवनली सिटी के लोगों को भी यह न्यूज़ जल्दी ही मिल चुकी होगी और जल्दी ही किलर्स तुम्हारे पीछे आने लगेंगे। और क्या तुम्हें पता है एक नई वॉर जल्दी ही चालू होने वाली है। ऐसा कहकर वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फ्रिटिज भी हमारे एमसी को देखता है जो कि शांत पड़ा होता है। वह सोचता है हाँ रियलिटी को एक्सेप्ट करना इतना भी आसान नहीं है, और वह हमारे एमसी से भी ऐसा ही कहता है कि रियलिटी को सच में फेस करना इतना आसान नहीं है। एमसी कहता है हाँ क्योंकि मुझे रुपयों की ज़रूरत है। फ्रिटिज कहता है क्या रुपयों की। एमसी कहता है हाँ मुझे वहाँ ले चलो, जहाँ पर वे एक दुकान के बाहर आए होते हैं जहाँ पर सेकंड हैंड पार्ट्स मिलते हैं। जहाँ पर वो दुकान के अंदर बैठा हुआ बूढ़ा मैन कहता है हे लड़के, तुम फिर से आ गए, क्या तुम इस बार रुपए लेकर आए हो या फिर खाली हाथ। जहाँ पर उसकी बातों को सुनकर हमारा एमसी फ्रिटिज की तरफ देखने लगता है। फ्रिटिज कहता है हे आखिरकार तुम मेरी तरफ ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हो, मैं रुपये थोड़ी हूँ। एमसी कहता है हाँ हाँ तुम ही तो कह रहे थे कि आज तुम्हारी बारी है मुझे एस्कॉर्ट करने की और मेरे ध्यान रखने के लिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। फ्रिटिज भी देखता है कि उसके पास कोई भी रास्ता नहीं, तो वह भी कहता है ठीक है तो इसे सबसे अच्छा वाला दे दो।
फिर हमारा एमसी बताने लगता है मेरे पास एक दोस्त है जो कि मेरे साथ ही बड़ा हुआ था। वह मीडियम लेवल से थोड़ा नीचे लेवल का है। वैसे तो उसे एक्सटाइल लैंड में रुकने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वह मेरी वजह से वहाँ पर रुका रहा। अब तक वह इस बात का बहाना बनाते हुए कि मेरा हाथ अभी ख़राब है, इस वजह से मैं वहाँ नहीं जा सकता गवर्नमेंट एरिया में, और इसी वजह से मैं इस मैच को भी जीतना चाहता था ताकि मैं रुपयों को जीतने के बाद ब्रायंट के लिए उसके लिए एक नया हाथ लेकर जाऊँ। फ्रिटिज भी मन में सोचता है, हे लड़के, क्या तुम्हें पता भी है आखिरकार तुम्हारे इस मैच को खेलने के बाद कितने लोगों की ज़िंदगियां बदलने वाली हैं, जहां पर वे उस नकली हाथ को लेकर दुकान से बाहर आ चुके होते हैं। फ्रिटिज भी कहता है, हे लड़के, मैं तुम्हें फिर से बता दूं कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे काफ़ी सारे दुश्मन लगे पड़े हैं, तो तुम्हारे चाहने वालों के लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम उन्हें छोड़कर दूर चले जाओ कहीं। एमसी कहता है, क्या यह ठीक नहीं रहेगा कि मैं थोड़ा ब्रायंट से बात कर लूँ वहाँ उसे छोड़कर जाने से पहले, और मेरे पास भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे तुमसे पूछने हैं। जहाँ पर वे अपने हाइड आउट की तरफ पहुँच चुके होते हैं। फ्रिटिज कहता है, अभी के लिए तो मैं कार में बैठा हूँ, तुम जाकर बात कराओ। वह जाते हुए भी सोच रहा होता है, सच में ब्रायंट सच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होगा मुझे देखने के बाद और कहेगा कि तुम बाहर क्यों गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो उसकी काम की चीज़ मिल ही गई ना। लेकिन रुको, अभी यह चिंता करने का टाइम नहीं है। अभी तो मुझे जाकर ब्रायंट को मेरी आइडेंटिटी के बारे में बताना है और सुपर लेवल के बारे में भी। उसका चेहरा देखने वाला होगा आखिरकार जब वह इस सारी चीज़ों के बारे में सुनेगा, और इसके लिए तो मैं वेट भी नहीं कर सकता आखिरकार उसके रिएक्शन कैसा होगा। ब्रायंट, जल्दी जगो, मैं देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुम्हें तो इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन जब वह अंदर जा रहा होता है उसका पाँव किसी चीज़ से टकरा जाता है, और यह और कुछ नहीं बल्कि होता है ब्रायंट का नकली हाथ, जिसे देखने के बाद तो हमारे एमसी के भी पसीने छूट जाते हैं। एक बंदा कहता है, तो फाइनली तुम आ गए, मैं तुम्हारा काफ़ी लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था। मून, मैं इस पर विश्वास नहीं कर पाता अगर मैं इसे अपनी आंखों से नहीं देखता तो। एक ऐसी गंदी जगह पर छुप जाना जहां पर पावर्स कभी आती ही नहीं, सच में काफ़ी अच्छा आइडिया है। तभी बंदा एकदम से चुटकी बजाता है और सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। वह कहता है, किड ऑफ गॉड से मिलना मेरे लिए काफ़ी सम्मान की बात है। और वह आगे भी कुछ कहता है, लेकिन हमारा एमसी कुछ सुन नहीं पा रहा होता। वह देखता है ब्रायंट की डेड बॉडी को, जो कि इस टाइम पर काफ़ी गंदी हालत में उसके पैरों में पड़ी हुई होती है, जिसे देखने के बाद तो हमारे एमसी को सच में काफ़ी खतरनाक गुस्सा आने लगता है और वह बंदा पागलों की तरह कहने लगता है, मैं वह पहला बंदा होने वाला हूँ जिसने तुम्हें ढूंढा है। मैं वह पर्सन हूँ जो कि गॉड के सबसे ज़्यादा क्लोज है। ब्रायंट की ऐसी हालत को देखने के बाद तो हमारे एमसी की भी सांसें अटक चुकी होती हैं। उसके हाथ से उसका वह बैग भी नीचे गिर पड़ता है और वह बंदा तो अलग ही ईविल वाली हंसी हंसने लगता है। वह बंदा देखता है कि हमारा एमसी ब्रायंट की तरफ ही घूरे जा रहा है, तो वह कहता है, ओह ये बंदा, क्या ये तुम्हारा कोई जानने पहचानने वाला है? जहाँ पर हमारा एमसी भागते हुए ब्रायंट के पास आता है और उसके पास आकर रोकने लगता है और कहता है, ब्रायंट प्लीज जगाओ, प्लीज जग जाओ। वह बंदा भी इस सीन को देखकर सोचता है, क्या यह रो रहा है? सच में ये तो अनबिलीवेबल है। ये रो भी किसके लिए रहा है? सिर्फ इस गुड फॉर नथिंग के लिए? हे लूजर, तुम गॉड के बच्चे हो ना, डिजर्व ही नहीं करते। और ऐसा कहकर वह हमारे एमसी पर अटैक कर देता है। यह अटैक इतना खतरनाक होता है कि हमारा एमसी भी दीवार में जाकर भिड़ जाता है और काफ़ी खतरनाक चोट लगती है उसे। वह बंदा भी अपने माइंड पावर का यूज़ करते हुए एमसी को अपनी तरफ बुला लेता है और उसे कॉलर से पकड़कर ऊपर उठा देता है और कहता है, हे मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी गलत बंदे को पकड़ लिया है, क्या तुम इतना ही कर सकते हो? एमसी सोचता है, मैं इसे डॉज कर सकता था, लेकिन अब ये सब एकदम पॉइंटलेस है। जहाँ पर वह याद करता है ब्रायंट के साथ बिताई गई उन सारी ओल्ड मेमोरीज को और सोचता है, आखिरकार इसकी जगह पर मैं क्यों नहीं था, मैं क्यों नहीं मरा इसकी जगह पर। और वह हमारे एमसी के गले को दबाने लगता है, जिससे वह खांसने भी लगता है। धीरे धीरे करके उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और उसका हाथ भी छूट जाता है। एमसी अपने आप को पाता है एक काफ़ी सुनसान सी जगह पर, जहाँ पर वह नीचे इसके एक गेट होता है। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी के पीछे से कोई तो आता है जो कि हूबहू हमारे एमसी की तरह दिख रहा होता है। वह हमारे एमसी को पीछे करके आगे बढ़ने लगता है और उसे अंधेरे में पटक कर वह आगे जाने लगता है और कहता है, तुम कावर्ड। वह जैसे ये ऐसा कहता है, गेट बंद हो जाता है। वह बंदा भी अचानक से कुछ नोटिस करता है। वह देखता है कि हमारे एमसी में कुछ तो चेंजेस हुए होते हैं, जहाँ पर हमारा एमसी एक ही अटैक में उसे दूर झटका देता है। और इस टाइम पर हमारा एमसी यूआई डैनियल वाली वाइब दे रहा होता है और काफ़ी खतरनाक अंदाज में उसी की तरफ बढ़ने लगता है। वह बंदा भी कहता है, डैम इट, मेरा हाथ टूट चुका है। और वह अपने सामने देखता है यूआई मून को, यानी कि यूआई हमारे एमसी को।
हमारे एमसी के ऐसे खतरनाक लुक को देखने के बाद वह बंदा भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। वह कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो।" वहाँ का सीन सच में काफी ज्यादा क्योटिक हो चुका होता है। तभी वह बंदा अचानक से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा हमारे एमसी की तरफ बढ़ जाता है, उस पर अटैक करने के लिए, और कहता है, "मैं तो मजाक कर रहा था, अब तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी क्या औकात है।" एमसी भी उसके अटैक को अपनी तरफ आता हुआ काफी आसानी से देख भी रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह अटैक हमारे एमसी के बिल्कुल चेहरे के सामने आकर रुक जाता है। वह बंदा सोचता है, क्या क्या मैं अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वहां पर हम हमारे एमसी का सीन देखते हैं, जो कि अपनी पावर्स का यूज करते हुए सारे ही चीजों को हवा में फ्लोट करवा रहा होता है। वह बंदा भी इस सीन को देखकर कहता है, क्या ये माइंड एनर्जी का यूज कर रहा है। फिर हमारा एमसी अपने पंच के साथ उस बंदे के मुंह पर मुक्का मारता है और उसे पकड़कर दूर फेंक देता है और दीवार में जाकर भिड़ा देता है। जिस अटैक को लेने के बाद उस बंदे के मुंह से भी पान की पिचकारी छूट जाती है और हमारा एमसी यूआई मोड बैडस लुक के साथ काफी आसानी से उस बंदे की तो सिट्टी पिट्टी गुल कर दी होती है, और फिर से उन ऑब्जेक्ट्स का कंट्रोल करते हुए हमारा एमसी सीधा उस बंदे पर अटैक करता है उन ऑब्जेक्ट्स के साथ। वह बंदा भी जैसे तैसे करके उनसे डॉज करता है। वह बंदा भी मन में सोचता है, मुझे तो लगा था ये ब्लैक रिंग का बंदा है, तो मैंने इसे इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था, मुझे इसे तभी मार देना चाहिए था जब ये कमजोर हालत में था। नहीं, रुको, माइंड एनर्जी अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर हो तो ये काम नहीं करती, मुझे इससे डिस्टेंस बढ़ाना होगा। और ऐसा कहकर वह हमारे एमसी से दूर जाने लगता है। वह बंदा वो भागते हुए सोच रहा होता है, अगर मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ तो ये मुझ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। और मैं निकला, लेकिन वहाँ पर आ जाता है इस सीरीज का गन पार्क। नाम तो इसका वूफर है, लेकिन क्या ही कहीं वाइब एकदम गन वाली देता है। और वह भी कहता है, हे, आखिरकार यहाँ पर इतनी तबाही मचाने के बाद तुम यहाँ पर ऐसे ही निकल कर जाना चाहते हो। वह बंदा भी अपने सामने उसे देखने के बाद कहता है, क्यों थंडर पावर, इसके चेहरे पर एक स्कार है, इसके गले में गोल्डन रिंग है, अब मुझसे ये मत कहना यह तो फिटिस हुपर है। तभी हमारा एमसी भी उसके पीछे से आ जाता है और अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस बंदे को हाथ को कंट्रोल करता है और उसी के गले पर रख देता है और धीरे धीरे उसके प्रेशर को बढ़ाते जा रहा होता है। वह बंदा अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, दूसरे हाथ से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हमें सुनाई देता है एक क्रैकिंग साउंड, यानी कि उसके गले का तो काम तमाम। और इसी के साथ उस बंदे का भी काम तमाम। हमारा एमसी मोन भी उसे लात मारकर दूर हटा देता है। तभी वह काफी खतरनाक लुक के साथ फिरटेज की ओर भी देख रहा होता है। फिरटेज भी कहता है, हे, क्या तुम अब मुझे हिट करने वाले हो। लेकिन आगे कुछ कर भी पता उससे पहले वह वहीं पर बेहोश होकर गिरने लगता है, क्योंकि हमारे एमसी की बॉडी अभी इतनी पावरफुल नहीं है कि वह अपनी इतनी पावर्स को हैंडल कर सके, जिस वजह से वह वहीं अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ता है और उसका यूआई मोड भी चला जाता है। फिरटिज भी कहता है, यह थोड़ा अलग है, जैसा कि मैंने प्रोफेसी में पढ़ा था, ये थोड़ा उससे अलग है ये। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर मून को होश आ चुका होता है। वह उठते ही कहता है, ब्रायंट। जहाँ पर वह अपने बगल में देखता है कपड़े से ढकी हुई ब्रायंट की डेड बॉडी को, और गेट पर फिटिस खड़ा होता है, जो कि हमारे एमसी को देखकर कहता है, ओह, तुम जग आए। एमसी उसकी बातों को ध्यान नहीं देता और जैसे तैसे चलकर सीधा ब्रायंट के पास आता है और उसे पकड़कर रोने लगता है। वह सही से खड़ा भी नहीं हो पाता, जिस वजह से वह जमीन पर गिर जाता है ब्रायंट को लेकर। उसकी ऐसी बेकार हालत को देखने के बाद तो वह भी कुछ नहीं कह पाता और मून हमारे ब्रायंट की बॉडी को लेकर बाहर जाने लगता है। भाई, जैसे दोस्त को खोने का जो दर्द होता है वह कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, और कुछ वैसा ही दर्द वो हमारे एमसी के दिल पर बीत रहा है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जहां पर हमारा एमसी अंतिम बार अपने दोस्त को देख रहा होता है और वह देखता है आखिरकार समय की ये रेत सच में कैसे जल्दी ही जल्दी फिसलती जाती है, कैसे एक हंसता खिलता प्यारा दोस्त उससे बिछड़ गया और समय की इस रेत में दफन हो गया। यह मोमेंट हमारे एमसी के लिए काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग होता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन हमारा एमसी वहाँ से हिलता भी नहीं, वह अभी भी उसी गम में बैठा होता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पर कोई उससे कहता है, हे, आखिरकार तुम इस चेहरे को ऐसे कितनी देर तक बनाए रखने वाले हो, अपने स्पिरिट को अप करो लड़के। और ये और कोई नहीं बल्कि होता है ब्रायंट, बेसिकली उसका इल्यूजन, जो कि साथ ही साथ गायब भी हो जाता है। हमारा एमसी उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ पल के लिए उसे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में वह अकेला रह गया है। कुछ टाइम बीत जाता है, फिर वह हमारे फ्रिटेज के पास आता है और कार के शीशे पर नॉक नॉक करने लगता है। फ्रिटेज उसकी आंखों को देखने के बाद कहता है, हे, देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम सच में काफी ज्यादा ही रोए हो आज। जहाँ पर एमसी कहता है, ब्रायंट मेरी वजह से मारा गया। जहाँ पर फ्रिटेज भी कहता है, हाँ लड़के, मैं तुम्हें झूठी बातों को बताकर दिलासा नहीं देना चाहता, लेकिन तुम्हारे पास भी तुम्हारे भाग्य को चुनने का कोई राइट नहीं है, और वैसे भी यह सही टाइम नहीं है अपने आप को ब्लेम करने का,
क्योंकि आगे चलकर फ्यूचर में भी ऐसी सिमिलर चीज़ें होने वाली हैं तुम्हारे साथ। अगर तुम चाहते हो कि वे चीज़ें तुम्हारे साथ ना हो तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तो लड़के अपने आप को मजबूत बनाने पर ध्यान दो ताकि तुम अपना और दूसरों का भी भाग्य बदल सको। तो बेकार की बातें बहुत हो रही, चलो अंदर कार में बैठ जाओ। फिर लास्ट टाइम वह अपने घर को देखने लगता है जहाँ पर वह बच्चे यानी कि अपने और ब्रायंट के चाइल्डहुड को देख रहा होता है, जो कि बचपन का यह सीन सच में काफ़ी प्यारा होता है, जहाँ पर बचपन वाले ब्रायंट और हमारा मून हमारे एमसी की तरफ देखकर बाय बाय करने लगते हैं। इन बातों को देखने के बाद हमारा एमसी भी वहाँ से मुड़कर जाने लगता है और लास्ट टाइम ब्रायंट को बाय बाय करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने पास्ट की बातों को याद कर रहा होता है और वह सोचता है उस टाइम पर मुझे अपनी बॉडी बिल्कुल भी फील नहीं हो रही थी, क्या उस पर्सन ने मेरी बॉडी को एकदम पोजेस कर लिया था? मैं तो सिर्फ उसे मूव करते हुए देख पा रहा था उस टाइम पर, और उसका चेहरा सेम मेरी तरीके का था। लेकिन उसकी एबिलिटी सच में काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग थी, यहाँ तक कि पावर्स भी उससे काफ़ी ज़्यादा डरेंगी। लेकिन अगर वह शुरुआत में ही आ जाता तो ब्रायंट शायद कभी भी ख़त्म नहीं होता, वह आज भी जिंदा होता। जिन्हीं बातों को सोचते हुए वह अभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और कहता है आखिरकार मैं एक कावर्ड की तरह कैसे सोच सकता हूँ। जहाँ पर फ्रिटिज अपनी कार को लाकर एक जगह पर रोकता है जहाँ पर पहले से ही काफी सारे ठग टाइप के बंदे होते हैं। एमसी भी पूछता है हे फ्रिटिज आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? फ्रिटिज कहता है एक साइट को चुनने के लिए। मून कहता है क्या साइट? फ्रिटिज कहता है हाँ एक साइट, वो भी अच्छी सीनरी के साथ। आखिरकार तुम्हें भी तो अपने कपड़े बदलने हैं ना। तभी वे वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद एकदम ब्रेक लगाता है फ्रिटिज और एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग के सामने लाकर उस अपनी कार को रोक देता है और कहता है वैसे तो ये जगह इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी रिक्वायरमेंट्स को ये थोड़ा बहुत मैच तो करती है, तो तुम अब कार से उतर सकते हो मून। तभी वे दोनों गैंग के लोगों के पास आ जाते हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग पर कब्जा कर रखा होता है। वे लोग भी कहते हैं हे लड़को आखिरकार तुम किस गैंग से हो, मुझे अपना नाम बताओ जल्दी से। जहाँ पर हमारा एमसी मून भी कह रहा होता है हे फ्रिटिज आखिरकार तुम इनके पास क्यों आए हो, ये तो ब्लैक बियर गैंग के लोग हैं, हमें कहीं और जाकर अच्छी जगह ढूंढनी चाहिए। हमें बताया जाता है ब्लैक बियर गैंग जो कि इलीगल ट्रेड्स करती है और छोटे मोटे रिसोर्सेज को बेचती है, ऑब्टेन करती है, ऐसे ही भिखार का काम करती है। फ्रिटिज कहता है आखिरकार मुझे ऐसे छोटे मोटे बंदों से डरने की क्या जरूरत है। हे मून तुम यहीं पर रुकना, मुझे सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, मैं अभी आता हूँ काम खत्म करने के बाद। और भाई साहब हमारा फ्रिटिज एकदम फ्लैश की स्पीड से वहां से निकल जाता है जहां पर फ्रिटिज की ही लाइटनिंग चारों बगल से सारे ही कोनों से बिल्डिंग के निकल रही होती है। जिस सीन को देखने के बाद और इन पावर्स को देखने के बाद तो हमारा एमसी भी चौंक जाता है। तभी अचानक से होता है काफी बड़ा धमाका जहाँ पर उस बिल्डिंग से काफी सारे लोग निकल कर भागने लगते हैं। वे कहते हैं भागो, यहाँ पर तो काफी पावरफुल बंदा आ गया है। एमसी भी चौंक जाता है ऐसी पावर्स को देखने के बाद, जहाँ पर फ्रिटिज हमारे एमसी को एक ऊपर वाले फ्लोर से इशारा करने लगता है अपने पास आने के लिए, जहाँ पर एमसी भी वहीं पर चला जाता है। तभी हमें उन्हीं गैंग के बंदे को दिखाया जाता है जिनमें से एक कहता है हे क्या वह सुपर लेवल का बंदा नहीं था, आखिरकार वह यहाँ पर आया है, अगर इसकी अपीयरेंस यहाँ पर हुई है तो सच में काफी बड़ी गड़बड़ होने वाली है। तब दूसरा भी कहता है हाँ जैसा कि तुम देख ही सकते हो यह थंडर वोल्ट वाला बंदा है जिसके बारे में हमने न्यूज़ में भी काफी बार सुना है। लेकिन गाइस रुको, मैंने उसके साथ एक ब्लैक रिंग वाला बंदा भी देखा था, आखिरकार वह उसके साथ कर क्या रहा था? मैंने किसी भी ऐसे बंदे को नहीं देखा जो कि अपने पास इतने पावरफुल बंदे को रखता हो और वह दूसरा बंदा ब्लैक रिंग का हो। चलो छोड़ो, इसे जाकर बॉस के साथ डिस्कस करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है गवर्नड एरिया के लिविंग डेड क्लब का सीन, जहाँ पर किसी को तो लाया गया होता है गाड़ी में कैद करके, जो कि और कोई नहीं बल्कि एक लड़की होती है, वो भी ब्लैक रिंग वाली। उसे बंदी बनाकर लाया गया होता है और उसे सीधा ले जाकर उसी बंदे के पास ले जाया जाता है जहाँ पर जिस बंदे पर हमारे फ्रिटिज ने भी अटैक करके उसे दीवार में गड़ा दिया होता है। वह लड़की आकर उस बंदे का माइंड रीड करने लगती है। उसे भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होती है लेकिन फिर भी वह कर रही होती है। वहाँ पर एक लेडी होती है, वह कहती है हे क्या तुमने उस अटैकर का फेस देखा था? वह लड़की अपने पावर का यूज करने के बाद काफी थक जाती है और कहती है हाँ वह एक पर्पल कलर के बालों वाला बंदा था जिसके पास एक ब्लैक रिंग वाला बंदा भी था। उस बंदे के पास एक थंडर की पावर थी। वह लेडी कहती है क्या एक ब्लैक रिंग वाला बंदा? वह लड़की भी कहती है हाँ मैं गलत नहीं हो सकती, वह एक ब्लैक रिंग वाले बंदे को ले गया था अपने साथ। वह लेडी भी कहती है ठीक है तो हमें जो काम करवाना था हमने करवा लिया, इसे लड़की को वापस वहीं भेज दो। जहाँ पर वह लड़की अपने पीछे के सीन को देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि जिस बंदे का माइंड उस लड़की ने रीड किया होता है उसको वहीं पर टपका दिया गया होता है। वह लेडी कहती है हे क्या फ्रिटिज 8 बड़ी फैमिलीज के खिलाफ जा रहा है? सामने वाला बंदा भी कहता है हाँ
वैसे उस ब्लैक रिंग वाले बंदे के साथ क्या गलत है, आखिरकार वह उसे क्यों ले गया? वह लेडी भी कहती है मुझे भी नहीं पता, चलो इसकी रिपोर्ट करते हैं। लेडी कहती है मुझे देखने से ऐसा लग रहा है कि वे यूजलेस फैमिलीज कुछ ना कुछ करने की तो कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर वह पर्सन भी कहता है क्या वो इजाबेला के साथ ही? तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारे मून यानी कि हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह पास्ट की बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर कोई उसके बचाने की मदद मांग रहा होता है। वह उसके पास दौड़ कर जाता है, लेकिन उसके सामने वही बंदा जाता है। वह कहता है तुम यूजलेस हो, तुम अपने दोस्त को भी नहीं बचा पाए, तुम यूजलेस हो। और अचानक से उसको फिर से एकदम क्रीपी सा आ जाता है और काफी डरावना सा हो जाता है। इस इतने खतरनाक और डरावने सपने को देखने के बाद तो वह भी डर कर खड़ा हो जाता है और रियलाइज करता है कि यह तो बस एक सपना था। वह देखता है फ्रिटिज को जो कि टीवी देख रहा होता है, लेकिन आवाज बिल्कुल भी नहीं कर रखी होती। तो हमारा एमसी भी कहता है क्या तुमने टीवी की आवाज को म्यूट कर रखा है? वह भी कहता है मेरे लिए तो इतनी भी आवाज काफी है। फिर वह रिमोट से उस टीवी की आवाज को बढ़ाने लगता है। जहाँ पर न्यूज रिपोर्टर कह रही होती है एक काफी पावरफुल बंदे ने अरीना पर अटैक किया, पुलिस अभी भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, चलो क्राइम सीन का एक बार व्यूज देखते हैं। जहाँ पर मून बाहर की तरफ देखता है और कहता है ओह क्या रात हो चुकी है, आखिरकार मुझे कितना टाइम हो गया सोए हुए। फ्रिटिज कहता है अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे तुम अगर सोना चाहो तो और जाकर सो सकती हो, क्योंकि आगे चलकर तुम परेशानियों की वजह से ज्यादा अच्छी नींद नहीं ले पाओगे। मून भी कहता है क्या ऐसा होने वाला है कि लोग मेरे पीछे यहाँ तक आने वाले हैं? फ्रिटिज कहता है आखिरकार किसे ही पता है, वे लोग अगले सेकंड भी आ सकते हैं, अगले दिन भी आ सकते हैं, क्या तुम उनसे डर रहे हो? मून भी कहता है क्या डरना, मैंने तो यह भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं एक्सटाइल लैब में ज्यादा लंबा समय जी भी पाऊंगा, मैं तो हमेशा अगले दिन के लिए स्ट्रगल करता रहता था, मैंने तो कभी फ्यूचर के बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन वहाँ पर मेरी जिंदगी में कुछ तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था और मैं उसी के लिए रहना चाहता था। फ्रिटिज अपना रिमोट फेंक कर उसके माथे पर मारता है और कहता है हे फिर से तुम कहाँ खो गई? जहाँ पर मून कहता है हे फ्रिटिज मैं जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन क्या होगा अगर वे लोग काफी बड़ी संख्या में आए तुम्हारे, मैं ऐसा होने देना नहीं चाहता। फ्रिटिज भी कहता है आखिरकार तुमसे किसने कहा कि हम दो ही हैं यहाँ पर बस। जहाँ पर वह अपने फोन की तरफ देखता है जहाँ पर किसी का कोऑर्डिनेशन दिखाए जा रहे होते हैं। हे आखिरकार मैं सोच रहा हूँ क्या वे लोग भी अपने प्रॉमिस को बनाए रखेंगे जो कि उन्होंने 18 साल पहले किया था तुम्हें प्रोटेक्ट करने का, या फिर तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा मरने के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है उन्होंने मोलिना फैमिली को ज्वाइन कर लिया हो। एमसी भी कहता है क्या चॉइस, तुम्हारा इससे क्या मतलब है, क्या वे मेरे फ्रेंड नहीं हैं? जहाँ पर फ्रिटिज पास्ट की बातों को बताता है और कहता है इजाबेला 6 फैमिलीज के साथ काफी ज्यादा क्लोज थी। हाँ मेरी फैमिली को छोड़कर वहाँ पर वर्ड फैमिली, नेल फैमिली, स्क्वर्टेज फैमिली, एरिलोना फैमिली, रोचा फैमिली और होपर फैमिली मेरी वाली तो थी। इजाबेला का मानना था कि ये जो रिंग्स हमने अपने गलों में पहनी है ये लोगों के भीतर बुराइयों को पैदा करती हैं, और इजाबेला चाहती थी कि एक ऐसी दुनिया बनाना जहाँ पर पावर्स यानी कि पावरफुल लोग और नॉर्मल लोग एक साथ रह सकें। और जब उसने इस प्रस्ताव को बड़ी सभा में रखा तो सारे लोगों का जो विचार था वे एकदम अलग था। वे कहते हैं आखिरकार वे जैसे नॉर्मल लोग हमारे साथ कैसे रह सकते हैं, और काफ़ी बुरी बुरी बातें करने लगते हैं और आपस में खुसफुसाहट करने लगते हैं। तभी इजाबेला के साथ वाला बंदा कहता है हे आखिरकार तुम यहाँ पर ये सब क्या कर रहे हो, यहाँ पर कोई भी हंगामा करने की जगह नहीं है तुम्हारी, यहाँ पर मीटिंग हॉल है ये। जिसकी बात को सुनकर सामने वाली बैठी फैमिली शांत हो जाती हैं। तभी मोलिना फैमिली का जो बंदा होता है वह कहता है इजाबेला आखिरकार यहाँ पर हंगामा कौन मचा रहा है? और वहाँ पर मोलिना फैमिली ने बाकी की बेसी फैमिलीज को लेकर एक वॉर स्टार्ट कर दी, और इजाबेला को भी इसका अनुमान पहले ही लग चुका था। और वहाँ पर उसने मेरे फादर और अपने सारे सिबलिंग्स को इकट्ठा किया। जहाँ पर हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर इजाबेला के हाथ में होता है हमारा मून यानी कि हमारा एमसी। जहाँ पर इजाबेला सभी से कहती है मैं जानती हूँ कि मेरी यह रिक्वेस्ट एकदम सेल्फिश है और तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस भी, लेकिन मैं तुमसे भीख मांगती हूँ प्लीज इस रिक्वेस्ट को भूल मत जाना और अपने पर्पस को भी। अगर हमने एक भी बार कॉम्प्रोमाइज किया तो ये पावर्स इस दुनिया को खत्म कर देंगी और हमारा फ्यूचर आज के समय से भी काफी ज्यादा बेकार हो जाएगा। ये बड़ी बड़ी दीवारें दुनिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं, और ये नतीजा है उन पावरफुल लोगों को मिली हुई उन पावर्स का। तो अब तुम्हारी ही चॉइस है, मुझे तुम्हारे डिसेंडेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी आगे आने वाली जो वॉर हुई उसमें, और अगर फ्यूचर में कोई वॉर हुई तो तुम्हारे डिसेंडेंट्स ही मेरे इस बच्चे को बचाएंगे। यह अभी तो सोया हुआ है, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ जब यह जागेगा यह इस दुनिया को फिर से व्यवस्थित कर देगा, तो प्लीज़। फिर फ्रिटिज बताता है जब वह पहली वॉर फेल हो गई तो उसके बाद पावरफुल लोगों ने छोटे लोगों पर स्ट्रिक्ट रूल्स लगा दिए
और एलिजा को मोलिना फैमिली द्वारा ले जाया गया, जहाँ पर एक बंदा एक पेंटिंग को देखते हुए कहता है, हे आखिरकार हमें इस पेंटिंग का क्या करना चाहिए। तभी दूसरा बंदा कहता है, आखिरकार करोगी भी क्या, तुम इसे जलाकर फेंक दो। इस सब के बाद हेवनली सिटी में सबसे बड़ा चेंज आया था और बड़ी फैमिलीज की रैंकिंग में काफ़ी बड़ा बदलाव हुई और उन लोगों की आंखें हमेशा हमारे ऊपर ही रही थी और इसीलिए इन 18 सालों में हमने ऐसा प्रिटेंड किया कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास था एक काफ़ी बड़ा टास्क। यहाँ तक कि हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट भी नहीं कर सकते थे, नहीं तो मोलिना फैमिली को पता चल जाता आखिरकार चल क्या रहा है। और वह मन में सोचता है, सच में इन बातों को 18 साल बीत चुके हैं, आखिर उन 4 लोगों में से कितने लोगों को यह प्रॉमिस याद रहा होगा। और वैसे भी मोहन तो भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वे चाहे कितने भी बंदे क्यों ना आ जाए, मैं उन सभी को संभाल लूँगा। जहाँ पर एमसी कहता है, हे फ्रिटिज, देखने से ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है। फ्रिटिज भी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैंने जब सुना था कि गॉड ने यह कहा था जब कि यह बच्चा दुनिया को बदलेगा, तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो गया था कि आखिरकार वह बच्चा दिखेगा कैसा। लेकिन मुझे यह नहीं लगा था कि वह बच्चा एकदम ऑर्डिनरी होगा। हाँ, तुम्हारी बात से मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड तो हूँ, फिर भी मुझे यहाँ आने पर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हुआ। जिसकी बात को सुनकर तो एमसी भी उसे शुक्रिया कहता है और वहाँ से जाने लगता है और कहता है, तुम शायद से थोड़े बहुत भूखे होगे फ्रिटेज, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। और ऐसा कहकर वह स्टोरेज रूम में आ जाता है और गेट को लगाकर वह अपने सर को पकड़कर वहीं बैठ जाता है, जहाँ पर उसका हाथ काफ़ी ज़ोरों से कँपा रहा होता है। वह अब दूसरे हाथ से उसको रोकने की कोशिश करता है, जहाँ पर वह याद करता है कि आखिरकार उसकी मॉम इज़ाबेला ने उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी को डाल दिया है। और साथ ही साथ वह याद करता है अपने पास्ट के दिनों को, जहाँ पर वह उसने कितनी कठिनाइयों से और ना जाने कितनी मुसीबतों से बड़ी मुश्किल से बचा था, यहाँ तक कि कईयों से मार खाई, इस दुनिया की हार्श रियलिटी को भी देखा। तो मॉम, मैं वह पर्सन नहीं हूँ जो इस दुनिया को बदलेगा, क्योंकि मैं तो एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। फिर भी मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जहाँ पर वह याद करता है अपने फ्रेंड की डेथ को और उसे याद करके सोचता है, चाहे कितनी भी बड़ी पावर्स मेरे पीछे क्यों ना पड़ी हों, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है बेकार की चीज़ों के बारे में चिंता करने का। मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। तभी अचानक से पूरी बिल्डिंग में सेक होने लगती है और कंपन सा आने लगता है, जिसे महसूस करने के बाद हमारे एमसी को भी पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इस वजह से वह अपनी जगह से हट जाता है और वह हम देखते हैं जैसे ही हमारा एमसी वहाँ से हटता है, वहाँ पर होता है काफ़ी खतरनाक सा फायर अटैक। जिस अटैक को देखने के बाद तो एमसी भी चौंक जाता है, जहाँ पर फ्रेटेज भी उस एनर्जी को महसूस करने के बाद कहता है, सेरेना स्वार्ट्स, क्या यह तुम हो? क्या इस बार तुम मेरी दुश्मन बनकर आई हो यहाँ पर? जहाँ पर हम हमारे एमसी का सीन देखते हैं, जिस पर लगातार अटैक हुए जा रहे होते हैं। हमारा एमसी उन्हें डॉज कर रहा होता है, वो भी काफ़ी बड़ी मुश्किलों से। लेकिन वह फ्लेम हमारे एमसी का पीछे छोड़ ही नहीं रही होती, वह तो उसी के पीछे पड़ जाती है बुरी तरीके से। एमसी भी सोचता है, यह कैसी खतरनाक सी फ्लेम है जो कि सिर्फ मेरे ही पीछे पड़ी हुई है, मैं तो उस बंदे को भी नहीं देख पा रहा जिसने ये अटैक किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस फ्लेम ने मेरी सेंट को लॉक कर लिया है और मेरे पीछे पड़ी हो तो? और ऐसा सोचते हुए वह एक ब्रेक के पीछे आकर छुप जाता है, जहाँ पर वह फ्लेम अभी भी नहीं रुक रही होती और सीधा अटैक कर देती है। एमसी देखता है कि वह फ्लेम 2 हिस्सों में बट चुकी होती है, जहाँ पर एक हिस्सा तो आकर सीधा उस रैक से टकराता है। जहाँ पर मून एक बार तो फ्रिटिज को भी बुलाने का ट्राई करता है, लेकिन फिर वह सोचता है, नहीं, मैं दूसरे लोगों के ऊपर इतना डिपेंड नहीं रह सकता, मुझे अपने काम को खुद से ही करना होगा। तभी जो अटैक दूसरी तरफ से आ रहा होता है, हमारा एमसी उस अटैक के बीच में भी एक और रैक को डाल देता है, जिससे वह बच जाता है। लेकिन वे फ्लेम्स फिर से एक जगह पर इकट्ठा होने लगती हैं और सारी ही मिलकर हमारे एमसी पर अटैक कर देती हैं। एमसी भी सोचता है, मैं इससे थक चुका हूँ, ये फ्लेम्स सिर्फ मुझे ही चीज़ कर रही हैं, मैं अपनी सेंट को इन फ्लेम्स को फील होने नहीं दे सकता। जैसे ही मैं अपनी सेंट को गायब करूँगा, वैसे ही मैं उस सोर्स का पता लगा पाऊँगा जहाँ से ये फ्लेम्स आ रही हैं, और मैं उस पर्सन को भी ढूंढ पाऊँगा जो कि इस सब के पीछे है। तो आ जाओ फ्लेम्स। जहाँ पर वे फ्लेम्स सीधा हमारे एमसी की तरफ ही बढ़ रही होती हैं। एमसी भी सोचता है, ब्रायंट तुम एकदम सही थे, मैं दौड़कर किसी से भी नहीं बच सकता हूँ, किसी के अटैक को नहीं हरा सकता हूँ, किसी भी अटैकर को नहीं मार सकता हूँ। और ऐसा सोचते सोचते वे फ्लेम सीधा हमारे एमसी से डायरेक्ट हिट हो जाती हैं और वहाँ पर होता है काफ़ी तगड़ा सा ब्लास्ट। फिर हमें दूर कहीं छत पर एक पर्सन को दिखाया जाता है, जो कि एक लड़की होती है जिसकी यही फ्लेम पावर होती है। वह भी सोचती है, क्या सेंट चली गई? तभी वह अपने पीछे कुछ नोटिस करती है और वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि होता है हमारा एमसी, जो कि उसका पीछे करते वहाँ पर पहुँच चुका होता है। लेकिन फिर क्या,
कुछ नहीं शांति छा जाती है। और वहीं पर हमारा एमसी बैठा रह जाता है और कहता है वेट, अब मुझे क्या करना चाहिए। जहाँ पर वह लड़की हमारे एमसी को किसी डीमन से कम नहीं लग रही होती। वह लड़की कहती है तो तुम क्वालिफाई हो चुके हो। एमसी भी सोच में पड़ जाता है। वह कहता है क्या ये आखिर क्या क्या आ रही है ये। जहाँ पर हमें फ्रिटेज को दिखाया जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं शायद से उसने सारी चीज़ों का अनुमान पहले ही लगा लिया होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड होता है। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर, जिसे मैं जल्दी से जल्दी लाने का ट्राई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।